बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम LLB पार्ट 2 की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे, द मूविंग फिंगर। स्टूडेंट्स, आज हम इस स्टोरी में द मूविंग फिंगर टाइटल को एक्सप्लेन करूँगा मैं आपके लिए, और इसके अलावा इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, 4 इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करूँगा, और इसके बाद इसकी एक डिटेल्ड समरी विद उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि मैं इसका जो पार्ट 2 होगा, यानी द मूविंग फिंगर शॉर्ट स्टोरी का जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर्स के, वो आपके साथ मैं लाइन बाय लाइन उर्दू के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें आपको एक यूज़फुल मटीरियल भी आपके लिए फ़राहम करूँगा। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं इसका आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए ताकि इस वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बेहतर हो। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट स्टोरी जो आज हम ज़ेर बहस लाएंगे, द मूविंग फिंगर, इसका मतलब अगर उर्दू में इसका मफ़हूम समझें तो द मूविंग फिंगर का मतलब है मुतहर्रिक तस्वीर, तस्वीर कह लें या फिंगर कह लें, एक ही बात है, क्योंकि डायरेक्ट फिंगर का तल्लक है, उंगली का तल्लक जो है वो डायरेक्ट जो है वो पेंटिंग से भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पेंटर भी दिखाया गया है। सो हम इसे द मूविंग फिंगर से मुराद मुतहर्रिक उंगली भी कह सकते हैं, मुतहर्रिक तस्वीर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पेंटर जो है अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी मंज़र को पेंट करता है, उसके अंदर जान डालता है और उसको जाज़ब नज़र बनाता है। तो हम इस टाइटल को आगे जाके जब मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इस टाइटल को फुली एक्सप्लेन करूंगा, और इसके मतलब आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है द मूविंग फिंगर का कि इसका टाइटल एक्सप्लेन करें, मैं उसका जवाब भी आपको, आंसर भी उसका को 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान आपको प्रोवाइड करूँगा। द स्टोरी मूविंग फिंगर जो है, जिसे एडिथ वॉरथॉन ने लिखा है, एडिथ एडिथ वॉरथॉन, ये एक फ़ीमेल अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट हो गुजरी हैं, जिन्होंने उस ज़माने में बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखे। स्टूडेंट्स, इस कहानी की जो सबसे बड़ा करैक्टर है वो मिस्टर ग्रांसी है। हम यहाँ पे करैक्टर लिस्ट को देखते हैं तो इसमें मिस्टर ग्रांसी, आप मिस्टर ग्रांसी कह लें या मिस्टर ग्रांसी कह लें, एक ही बात है। मिस्टर ग्रांसी जो है ये इस कहानी का सबसे बड़ा करैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। तो आइए हम इन करैक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। मिस्टर ग्रांसी इज़ द मेजर करैक्टर ऑफ द स्टोरी। मिस्टर ग्रांसी कहानी का बड़ा किरदार है। ही मैरिड ट्वाइस, मिस्टर ग्रांसी ने 2 बार शादी की। मैरिड ट्वाइस का मतलब 2 बार शादी की, यानी मिस्टर ग्रांसी ने जब पहली शादी की तो उसकी बीवी का नाम फर्स्ट मिस्टर ग्रांसी है, और जब सेकंड शादी की तो बीवी का नाम दूसरी का भी नहीं बताया गया, तो दूसरी बीवी का नाम सेकंड मिसेस ग्रांसी होगा। इस कहानी के अंदर आप याद रखिएगा कि पहली बीवी के लिए फर्स्ट मिस्टर ग्रांसी और दूसरी बीवी का नाम सेकंड मिसेस ग्रांसी रखा गया है। और यहाँ पे मिस्टर ग्रांसी की जो एज है, ही इज़ अबाउट मिडल एज, उसे मिडल एज से कुछ ज़्यादा उम्र का दिखाया गया है। हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली बीवी, द फर्स्ट मिसेस ग्रांसी वॉज वेरी अथॉरिटेटिव, बड़ी रोबदार थी और उसको कंट्रोल करके रखने वाली थी, और बल्कि कंट्रोल करके रखना चाहती थी। एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेट का मतलब होता है गालिब आना, और ये डोमिनेटिंग होगा गलबे वाली, गलबा पाने वाली, डोमिनेटिंग। तो ये 2 वर्ड्स उसकी पहली बीवी से मुतल्लक आप ये एडजेक्टिव्स याद रखिए, एक वो अथॉरिटेटिव थी, दूसरा वो डोमिनेटिंग थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इसके आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे, इसका जो थीम या इसका जो सेंट्रल आइडिया और इसके जो मिस्टीरियस पहलू जो है उसको मतलब क्वेश्चन आता, तो उसमें ये हमने इस चीज़ को देखना है। तो ये कंट्रोलिंग वाइफ, आप इन दोनों लफ्ज़ों के साथ साथ एक और लफ्ज़ याद रखिएगा, कंट्रोलिंग वाइफ थी, क्योंकि हमारी इस कहानी का थीम जो है वो कंट्रोल भी है। आफ्टर डेथ, उसकी मौत के बाद मिस्टर ग्रांसी ने दूसरी शादी कर ली,
यानी उसकी पहली बीवी की डेथ हो गई। सो आफ्टर हर डेथ यानी पहली बीवी की मौत के बाद मिस्टर ग्रैंसी मैरिड अगेन, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिस्टर ग्रैंसी जो है वो दोबारा शादी करेगा, लेकिन मिस्टर ग्रैंसी ने दोबारा शादी कर ली। और यूँ मिस्टर ग्रैंसी की लाइफ में एक और बीवी आई जिसका नाम था सेकंड मिसेस ग्रैंसी। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि दूसरी बीवी का नाम कोई नहीं यूज़ किया गया, बल्कि द सेकंड मिसेस ग्रैंसी इस्तेमाल किया गया है। और सेकंड मिसेस ग्रैंसी बला के खूबसूरत थी, यानी शी वॉज हाईली ब्यूटीफुल, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और लोगों ने भी दूसरी शादी पर उसको मुबारकबाद भी दी, और उसकी बीवी को देखकर उन्होंने ये कहा कि ये एक परफेक्ट पेयर है। तो सेकंड मिसेस ग्रैंसी वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, यानी सेकंड मिसेस ग्रैंसी पहली बीवी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। शी वॉज हाईली ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड इम्प्रेसिव, ही लव्ड हर। यहाँ पे बात नोट करने के काबिल है कि जो सेकंड मिसेस ग्रैंसी है वो फिज़िकली बहुत चार्मिंग थी, बहुत इम्प्रेसिव थी, और मॉरली भी अपनी पहली यानी उसकी मिस्टर ग्रैंसी की पहली बीवी से बहुत बेहतर थी। ही लव्ड हर, यानी वो सेकंड मिसेस ग्रैंसी यानी अपनी सेकंड बीवी से भी बहुत प्यार करता था। यहाँ पे मुख्तसरन मैं आपको द फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी का जिक्र कर देता हूँ। द फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है कहानी में, क्योंकि कहानी जब शुरू होती है तो फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी की डेथ हो चुकी है। शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मिसेस ग्रैंसी। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स शी हैज़ डाइड। शी वॉज वेरी कंट्रोलिंग एंड शी ट्राई टू डोमिनेट मिस्टर ग्रैंसी, और वो अपने खामद मिस्टर ग्रैंसी पर रोब डालने की कोशिश करती। हम यूँ कह सकते हैं कि मिस्टर मिसेस ग्रैंसी यानी उसकी पहली बीवी की जब डेथ हो गई तो मिस्टर ग्रैंसी कदरे इजी हो गया, आसान हो गया, आज़ाद हो गया। इसके बाद हम कहानी का तीसरा कैरेक्टर देखते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, द सेकंड मिसेस ग्रैंसी, यानी दूसरी बीवी का नाम द सेकंड मिसेस ग्रैंसी हम कह सकते हैं। और शी इज़ द सेकंड वाइफ ऑफ मिसेस ग्रैंसी। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी इज़ मच यंगर दैन मिस्टर ग्रैंसी, और मिस्टर ग्रैंसी से वो काफ़ी उम्र में छोटी है, और वो 30 ईयर्स के एज उसकी यहाँ स्टोरी के अंदर बताई गई है। शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, और वो बहुत ज़्यादा लविंग थी और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, केयर करती थी। शी इज़ द लेडी। और इस कहानी में हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रैंसी की एक पोर्ट्रेट बनाई जाएगी, एक तस्वीर बनाई जाएगी, जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि एक क्लेडन नामी पेंटर जब वो पेंट करेगा। शी इज़ द लेडी हुज पोर्ट्रेट इज़ मेड बाई अ पेंटर, और इसी खातून की एक तस्वीर जो है वो पेंट की जाएगी। हर इम्प्रेसिव पोर्ट्रेट, और उसकी जो दिलकश तस्वीर है, बिकम्स द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि इस तस्वीर का, इस पेंटेड पिक्चर का बहुत ज़्यादा रोल है, इस पोर्ट्रेट का बहुत ज़्यादा रोल है, और हमारी कहानी का बेशतर हिस्सा है वो इस पेंटिंग से रिलेटेड ही है। हर इम्प्रेसिव पोर्ट्रेट बिकम्स द सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी उसकी जो दिलकश पोर्ट्रेट है वो तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, एंड क्रेज़ और जुनून का बायस बन जाती है, बोथ फॉर मिस्टर ग्रैंसी के लिए एंड फॉर द पेंटर एज वेल, और पेंटर के लिए भी। यानी उसने ये यूँ कह लीजिए कि जैसे एक बोलती हुई तस्वीर जो है, यानी उसने उस तस्वीर में ऐसे पहलू उजागर किए थे जो कि ह्यूमन वांट को ज़ाहिर करते हैं, इंसानी कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। आइए देखते हैं उस पेंटर को। चौथा करैक्टर वो पेंटर ही है जिसका नाम क्लेडन है। क्लेडन इज़ अ पेंटर, क्लेडन एक पेंटर है। ही इज़ वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर ग्रैंसी, और वो मिस्टर ग्रैंसी के करीबी दोस्तों में से एक है। क्लेडन जो है वो मिस्टर ग्रैंसी के घर आता है, और ग्रैंसी जो है उसे अपनी बीवी की पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहता है। ही मेक्स द पोर्ट्रेट ऑफ द सेकंड मिसेस ग्रैंसी, और वो सेकंड मिसेस ग्रैंसी की तस्वीर बनाता है इन सच ए वे, इस अंदाज से दैट ही हिमसेल्फ फॉल्स इन लव विद द पोर्ट्रेट, कि उसे खुद पोर्ट्रेट से मोहब्बत हो जाती है। इस कहानी में स्टूडेंट्स जब पार्ट 2 इसका अपलोड करूंगा आपके लिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि
इस कहानी के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन आया कि इस कहानी के अंदर जो माइस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहेगी। यानी कहानी को बारहा पढ़ने के बावजूद भी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ये एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है कि क्या मिस्टर ये क्लेडन जो है उसको सिर्फ पोर्ट्रेट से ही प्यार हुआ था या मिसिस ग्रैंसी के साथ भी वो मोहब्बत के बंधन में बंध गया। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हमारे लिए अनसॉल्व मिस्ट्री रहेगी कि क्या मिसिस ग्रैंसी को भी क्लेडन से चाहत हो गई, मोहब्बत हो गई। ही हाईलाइट सच आस्पेक्ट्स, वो ऐसे आस्पेक्ट जो है वो हाईलाइट करता है ऑफ ह्यूमन वांट, जो कि इंसानी कमज़ोरी को, ह्यूमन वांट को ज़ाहिर करते हैं इन द पोर्ट्रेट में। एज इट बिकम्स ए क्रेजी ऑब्जेक्ट फॉर एवरी मेल, क्योंकि ये तस्वीर जो है ख़ास तौर पे इन 2 किरदारों के लिए, यानी मिस्टर ग्रैंसी के लिए भी और क्लेडन के लिए भी एक जुनून का बायस बन जाती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस कहानी के इसकी जो समरी है अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसकी समरी जो है वो मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में आपके लिए तहरीर की है और तकरीबन कोई ये 200 से 250 वर्ड्स की या 300 वर्ड्स की ये समरी है द मूविंग फिंगर की। और इसमें मैंने ऐसा मटेरियल आपके लिए शामिल किया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट स्टोरी का हम थोड़ा सा समरी टाइप मटेरियल जो है वो देख लेते हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन, ताकि आपको इसके जो तमाम इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो अच्छे से मालूम हो सकें। द स्टोरी द मूविंग फिंगर, कहानी द मूविंग फिंगर इज़ नरेटेड, ये कहानी सुनाई गई है बाई एन अननोन नरेटर, एक ऐसे कहानी सुनाने वाले की तरफ से जिसका कोई जिक्र नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी में 3 किरदारों के अलावा एक चौथा किरदार भी है जो कि एक नरेटर है, जो कि कहानी सुना रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे ये नरेटर जो है ये क्लेडन का कोई दोस्त है। ये कहानी किरदारों में से कोई नहीं सुना रहा, बल्कि कोई और शख्स जो है, एक थर्ड पर्सन जो है, वो फर्स्ट पर्सन में आकर अपनी ये स्टोरी सारी हमें सुना रहा है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, कहानी ये घूमती है अराउंड द वाइफ ऑफ रैल्फ ग्रैंसी। स्टूडेंट्स, आप ये पूरा नाम याद रखिएगा, ये रैल्फ ग्रैंसी है, क्योंकि बाज़ का एग्ज़ाम में वो ग्रैंसी इस्तेमाल करता है और बाज़ का उसने रैल्फ ग्रैंसी इस्तेमाल किया है। पूरा नाम ग्रैंसी का, मिस्टर ग्रैंसी का पूरा नाम रैल्फ ग्रैंसी है। शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ मिस्टर ग्रैंसी, रैल्फ ग्रैंसी वो रैल्फ ग्रैंसी की दूसरी वाइफ थी। हिज फर्स्ट वाइफ वॉज वेरी प्राउड, उसकी पहली बीवी बहुत प्राउड थी, अथॉरिटेटिव, रोब जमाने वाली, हार्श, सख्त तबीयत की, एंड डोमिनेटिंग और गलबा पाने वाली थी। यानी पहली बीवी उसके मजाज के थोड़ा सा बरअक्स थी, डोमिनेटिंग थी, कंट्रोलिंग थी। शी ट्राई टू कंट्रोल, और वो कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। शी ट्राई टू कंट्रोल मिस्टर ग्रैंसी, वो मिस्टर ग्रैंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी ऑल द टाइम, हर वक्त। आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद, मिस्टर ग्रैंसी मैरिड सेकंड मिसेस ग्रैंसी। मुराद क्या हुआ कि उसके मरने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और यूँ उसकी दूसरी बीवी का नाम मिसेस ग्रैंसी पड़ गया। द सेकंड मिसेस ग्रैंसी वॉज टोटली डिफरेंट, और वो जो दूसरी मिसेस ग्रैंसी थी वो मुकम्मल तौर पे डिफरेंट थी फ्रॉम द फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी, पहली मिसेस ग्रैंसी से। शी वॉज लविंग, और याद रखें ये जो मैंने आपके लिए कलरफुल एडजेक्टिव्स और ये सेंटेंस इस्तेमाल किया है, ये उसकी सेकंड वाइफ के खसूसियात को ज़ाहिर करता है, उसकी क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है कि शी वॉज लविंग, केयरिंग, इनोसेंट एंड रियली चार्मिंग, और वाकई ही वो चार्मिंग थी। मिस्टर ग्रैंसी हैड डीप अटैचमेंट, मिस्टर ग्रैंसी गहरी वाबस्तगी रखता था विद सेकंड वाइफ, अपनी सेकंड वाइफ के साथ। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस अटैचमेंट, और इस वाबस्तगी, इस अटैचमेंट की बहुत सी वजूहत भी थी। एंड लव, और इस मोहब्बत की। शी वॉज यंगर दैन ही वॉज, यानी वो उससे उम्र में छोटी थी। मैंने आपको बताया कि 30 ईयर्स ओल्ड, अबव 30 ईयर्स ओल्ड लिखा गया वर्ड। हर लव एंड केयर, उसकी मोहब्बत ने, केयर ने और मासूमियत ने और ब्यूटी ने हैड लेफ्ट डीप इम्पैक्ट, गहरा असर डाला था और मिस्टर ग्रैंसी पर, जैन मिस्टर ग्रैंसी पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। इन अदर वर्ड्स, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई हर, यूँ कह सकते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर था।
दैट्स वाई ही फेल्ट डिस्कम्फर्ट, यही वजह है कि वो बेसुकूनी बेचैनी महसूस करता था विदाउट हार, उसके बगैर। अनफॉर्चुनेटली द सेकंड मिसेस ग्रेंसी डाइड आफ्टर 3 years, यानी शादी के 3 साल बाद दूसरी बीवी भी उसकी मर गई। यानी यहाँ पे हम थीम ऑफ आइसोलेशन भी आगे चल के देखेंगे, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर ग्रेंसी पहली बीवी के मरने के बाद भी आइसोलेटेड हो गया, तनहा हो गया, लोनलीनेस का शिकार हो गया, और ख़ुसूसन दूसरी बीवी की डेथ के बाद वो लोनली हो गया, तनहा हो गया। आफ्टर डेथ, उसकी मौत के बाद, ग्रेंसी आस्क्ड हिज फ्रेंड क्लेडन। अब कहानी के अंदर ये दो तरह का तासुर मिलता है कि वो तस्वीर जो है वो उसने जो पेंट करवाई थी क्लेडन से, तो उस तस्वीर के अंदर उसने कुछ अमेंडमेंट्स बार बार करवानी है, चेंजिंग्स करवानी है, एडजस्टमेंट करवानी है, ऑल्ट्रेशन करवानी है। तो उसके मरने के बाद ग्रेंसी आस्क्ड हिज क्लेडन टू मेक ए पोर्ट्रेट ऑफ हर लेट वाइफ द सेकंड ग्रेंसी। अब क्लेडन, मैंने आपको बताया था, क्लेडन वाज ए पेंटर, क्लेडन एक पेंटर था बाय प्रोफेशन, एंड ही वाज वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स ऑफ ग्रेंसी, ग्रेंसी के करीबी दोस्तों में से एक था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लेडन जो है उस वक्त तक वो बहुत वफादार रहा जब तक उसने मिसेस ग्रेंसी को नहीं देखा था, लेकिन जब उसकी पोर्ट्रेट बना रहा था या उसको सामने बैठा कर उसकी पोर्ट्रेट बनाता था, तो इस दौरान कहानी के अंदर ये तासुर भी मिलता है कि शायद उसे सेकंड मिसेस ग्रेंसी से मोहब्बत हो गई थी। क्लेडन रिमेन्स अ ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड फॉर मिस्टर ग्रेंसी, वो मिस्टर ग्रेंसी का बहुत ही मुखलस और सच्चा वफादार दोस्त रहा टिल ही मेट द सेकंड मिसेस ग्रेंसी, जब तक उसकी दूसरी बीवी से ना मिला। इट अपीयर्स फ्रॉम द स्टोरी, और कहानी से ये भी लगता है, मालूम होता है, इट अपीयर्स मालूम होता है कहानी से, दैट क्लेडन टू कुड नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स फॉर हर, कि क्लेडन भी उस खूबसूरत बीवी के लिए, औरत के लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर सका। ही हैड मेड द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस ग्रेंसी, उसने ही मिसेस ग्रेंसी की पोर्ट्रेट बनाई थी बाय यूजिंग हिज कंप्लीट आर्टिस्टिक स्किल, अपने तमाम जो परफेक्ट स्किल्स हैं, यानी जितनी भी उसके अंदर फनकाराना सलाहियतें थीं, आर्टिस्टिक स्किल्स थीं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए उसने ये पोर्ट्रेट बनाई थी, बड़ी लगन के साथ, बड़ी डिवोशन और लगन के साथ उसने इसको बनाया था। इन हर पोर्ट्रेट ही हैड हाईलाइटेड सच आस्पेक्ट्स एज ह्यूमन बींग्स वांट, उसने इस तस्वीर के अंदर ऐसे इंसानी पहलू उजागर किए थे, ऐसे पहलू उजागर किए थे जो कि इंसानी कमज़ोरी हैं, जिनको इंसान चाहता है। अब इससे आप स्टूडेंट्स ये हरगिज़ मुराद ना लीजिएगा कि उसने उसके कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो वहाँ पे परमानेंट किए थे तस्वीर में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वो तस्वीर इस कदर रियलिटी के करीब तर उसने बनाई थी कि ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन और एक एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड क्यूरियोसिटी बन गई थी हर उस शख्स के लिए जो इस तस्वीर को देखता था। द पोर्ट्रेट वॉज मोस्ट प्रेशियस थिंग, और द पोर्ट्रेट जो थी ये सबसे कीमती चीज़ थी, विच मिस्टर ग्रेंसी हैड, जो मिस्टर ग्रेंसी के पास थी। बोथ क्लेडन एंड मिस्टर ग्रेंसी, दोनों ही, मिस्टर ग्रेंसी भी और क्लेडन भी, डिज़ायर टू पोजेस द पोर्ट्रेट फॉर एवर, वो चाहते थे कि वो तस्वीर हमेशा अपने पास रखें। लेकिन क्योंकि इस तस्वीर का इब्तदाई मालिक तो ज़ाहिर बात है मिस्टर ग्रेंसी ही है, क्योंकि ये उसकी बीवी की तस्वीर है और उसी ने ही पेंट करवाई थी। और फिर मिस्टर ग्रेंसी जो है वो यूरोप चला गया, यानी तुर्की चला गया, कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की कह लें, तुर्की कह लें, वो वहाँ चला गया। दैन मिस्टर ग्रेंसी वेंट टू यूरोप, फिर मिस्टर ग्रेंसी यूरोप यानी तुर्की चला गया फॉर सम पीरियड, कुछ अरसे के लिए। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, रिटर्न का स्टूडेंट ये ऐसे नहीं आएगा, अपनी वापसी पर फ्रॉम यूरोप से मिस्टर ग्रेंसी ऑफन स्टूड बाय मिसेस ग्रेंसी पोर्ट्रेट, वो अक्सर मिसेस ग्रेंसी की तस्वीर के पास खड़ा हो जाता, और चूँकि एक एज डिफरेंस था, वो एज डिफरेंस भी महसूस करता। ही फेल्ट मच डिफरेंस, वो बड़ा फ़र्क महसूस करता, एज डिफरेंस महसूस करता बिटवीन देयर म्यूचुअल एजेस, उनकी बाहमी उम्रों में। यानी तस्वीर में उसकी बीवी जो है वो एक यंग 30 ईयर्स ओल्ड ख़ातून के तौर पर दिखाई गई है, और जबकि वो इस वक्त जो है कोई 50, 60, 70 साल का, 60 से भी करीब है, मोर देन 60 हो चुका है। सो दैट्स वाई वो क्लेडन से रिक्वेस्ट करेगा कि इस तस्वीर को उसकी ढलती उम्र के साथ एडजस्ट करे, यानी जिस तरह से वो उम्र में ज़्यादा हो रहा है, इस तस्वीर के अंदर चेंज भी उस तरह के लेके आए और इसको ढलती उम्र के साथ जो है वो दिखाए। ही रिक्वेस्टेड क्लेडन, उसने क्लेडन से रिक्वेस्ट की टू मेक अमेंडमेंट, को अमेंडमेंट करे
अल्ट्रेशन करे या चेंज करे, ये 3 वर्ड्स हैं। अमेंडमेंट है, यहाँ पे भी आप स्लैश लगा लीजिएगा। अल्ट्रेशन है या चेंज है या एडजस्टमेंट कह लें आप, री एडजस्टमेंट कह लें आप इन हर पोर्ट्रेट। ही विश टू रिमूव द एज डिफरेंस, वो चाहता था कि वो उस जैसी ही दिखे, उसकी उम्र की दिखे और उसके साथ ही वो मरे, यानी जिस तरह से उसकी एज ढल रही थी वो चाह रहा था कि पोर्ट्रेट की जो उम्र है वो भी इस तरह ढलती हुई दिखाई दे। ही विश टू चेंज द पोर्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द एडवांसिंग एज, वो चाहता था कि उसकी बढ़ती उम्र ढलती उम्र को एडवांसिंग एज कहते हैं के मुताबिक ढाले। क्लेडन हैड टू मेक द अमेंडमेंट अनविलिंगली, क्लेडन चाहता नहीं था। क्लेडन ने बहुत सी दलीलें दी, बहुत से आर्गूमेंट्स दिए, तस्वीर ख़राब हो जाएगी, तस्वीर के अंदर वो चार्म नहीं रहेगा, वो कोशिश नहीं रहेगी। इनफैक्ट क्लेडन जो है उस तस्वीर के अंदर अमेंडमेंट नहीं करना चाहता था, तब्दीली नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये बेदिली के साथ ये काम करना पड़ा, क्योंकि क्लेडन खुद भी, तो मैंने आपको बताया कि इस कहानी के अंदर ये तासुर मिलता है कि क्लेडन खुद भी उस मिसेस ग्रेंसी का दीवाना हो गया था, ख़ासतौर पर उसकी पोर्ट्रेट का दीवाना हो गया था। ही डिड नॉट वांट टू मेक द अमेंडमेंट, वो तब्दीली या चेंज या तरमीम, अमेंडमेंट नहीं करना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड हिज बॉडी नॉट हर सोल, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे वो उसके जिस्म का भूखा था, उसकी रूह का नहीं। वेयर एज मिस्टर ग्रेंसी हैड स्पिरिचुअल लव फॉर हर, और जबकि मिस्टर ग्रेंसी जो है वो तो अपनी बीवी के लिए एक रूहानी मोहब्बत रखता था। और कहानी का एंडिंग बड़ा दिलचस्प है स्टूडेंट्स। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंजाम पर, आखिर पर हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रेंसी डाइस, मिस्टर ग्रेंसी की मौत हो जाती है और उसने मरने से पहले एक विल यानी एक वसीयत लिखी थी, और उस वसीयत के मुताबिक यानी एंड आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद क्लेडन टेक्स मिसेस ग्रेंसीज पोर्ट्रेट, वो मिसेस ग्रेंसी की पोर्ट्रेट ले लेता है और रीपेंट्स, और उसे रीपेंट करता है, फिर से दोबारा पेंट करता है, उसमें अमेंडमेंट करता है, चेंज करता है एग्जैक्टली विद द सेम फीचर्स, और उसके वही फीचर्स बहाल कर देता है जब उसने पहली दफ़ा ये तस्वीर बनाई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। कहानी के एंड पे हम ये देखते हैं कि उसने उसके वो तमाम फीचर्स रिस्टोर कर दिए, बहाल कर दिए। कौन से फीचर? यानी जब उसने 30 ईयर्स की एज में इस खातून की तस्वीर पेंट की थी, यानी और फिर उसने फाइनली ये उसके ऊपर कमेंट किया है कि अब ये मेरी है, यानी इवेंचुअली इट बिलोंग्स टू हिम नाउ। ही हैंग्स इट इन हिज पोर्ट्रेट गैलरी, वो इस तस्वीर को अपनी पोर्ट्रेट गैलरी में हैंग कर देता है, लटका देता है। दस क्लेडन बिकम्स द कस्टोडियन, और यूँ उसका मुहाफ़िज़ बन जाता है, ऑनर मालिक बन जाता है ऑफ हर बिलव्ड, अपनी इस महबूबा और या इस महबूब पेंटिंग का, इवन आफ्टर अ डेथ, उसके मरने के बाद भी। ये स्टोरी जो है क्वीन विक्टोरिया के ज़माने के अंदर, वो जो इंसान के अंदर, मैन के अंदर जो कंट्रोलिंग, एक मेल के अंदर जो कंट्रोलिंग एक ख्वाहिश होती है फीमेल को कंट्रोल में करके रखने की, ये एंडिंग उस चीज़ की तरफ इशारा करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इसमें मैंने फ़िलहाल आपके लिए इसकी समरी ही डिस्कस की है, और समरी जो है होपफुली आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।